अपने रूम से निकलकर वो कार पोर्श में आया था। अलर्ट खड़े ड्राइवर और गार्ड्स उसे देखते ही फुर्ती में आ गए। गाड़ी में बैठते ही उसने ड्राइवर को शहर ले जाने का हुक्म दिया। सुबह बेड पर रूनुमा होने वाले किस्से और अरूज के हाथ में मीर सब्तीन के ब्रेसलेट ने उसका मूड इंतहाई खराब कर दिया था। अब 3-4 दिन उसका गांव में रहने और अरूज का सामना करने का कतई मूड नहीं था। इसी बिगड़े हुए मूड में उसने बादल नखास्ता निगार की कॉल अटेंड की, जिसने 2 महीने से शाह को दिन रात कॉल्स करके परेशान किया हुआ था। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मैं इन दिनों बहुत बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर ये बात तुम्हारे दिमाग में घुसती क्यों नहीं है? शाह ने बरहमी से उसे बेनुक्त सुनाई। मैं गांव आया हूँ और बहुत बिजी हूँ। 1 हफ्ते तक मेरा कराची आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तुम मुझे अब दोबारा कॉल करके तंग मत करना। मुझे जब फुर्सत मिलेगी मैं खुद तुम्हें कॉल कर लूंगा। शाह, 6 महीने हो गए, ना आप खुद आए हैं ना आपका चेक आया है। ये तो मेरे साथ ज्यादती है। निगार ने खनकती हुई आवाज में शिकवा किया। उस पर शाह की बरहमी का असर तो हुआ, मगर फिर भी डटाई से बोली, डोंट वरी, चेक तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन कान खोल कर सुन लो, अब तुम मुझे कॉल नहीं करोगी। शाह ने शाने बेनियाजी से कहते हुए तंबीह की। शाह, कहीं आपने शादी तो नहीं कर ली? उसने खदशा जाहिर किया। तुम बस यही समझ लो। मौजम शाह ने उसे खुलकर बताने या छुपाने की जरूरत महसूस नहीं की। अरूज से पहली मुलाकात के बाद से वो इस किस्म के ताल्लुकात और मुलाकातों को खैर बात कर चुका था, मगर ये निगार किसी सूरत उसकी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसका मोबाइल फिर से वाइब्रेट होने लगा। अपने खास बंदे का नंबर देखकर कॉल रिसीव कर ली, वरना इस वक्त वो किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था। अरूज को हर्ट करके वो खुद भी बेहद मुस्तरिब था, मगर उसकी अना उसे ये सब करने पर मजबूर कर रही थी। यस, उसने मोबाइल कान से लगाकर गंभीर आवाज में कहा। साईं, पुलिस को हमाद की लाश मिल गई है, लेकिन साथ एक गड़बड़ भी हो गई है। उसकी आवाज में परेशानी का उनसर नुमाया था। कैसी गड़बड़? शाह की आवाज बेतासुर थी। साईं, हमाद के घर वाले उसकी मौत के साथ बीबी और उनके खानदान की अचानक गुमशुदगी को जोड़ रहे हैं। उन्होंने FIR में भी नाम लिखवाया है। ठीक है, मैं देख लूंगा, बस तुम उन लोगों पर नजर रखो। मुझे एक पल की रिपोर्ट चाहिए। हाजिर साईं। शाह ने उसकी कॉल डिस्कनेक्ट की, फिर एक नंबर मिलाया। अपने रसूखात इस्तेमाल करते हुए FIR गायब करने और केस को खत्म करने की हिदायत दी। कुछ देर कॉल पर मसरूफ रहने के बाद उसने फोन बंद कर दिया। इस तमाम दौरानिये में उसकी परेशानी पर गहरी तफक्कुर की लकीरों का जाल फैला हुआ था। कॉल से फारिग होकर उसने ड्राइवर को मुखातिब किया। नवाज। जी साईं। ये मेरी तरफ से अपनी बीवी को दे देना। उसने पॉकेट से ब्रेसलेट निकालकर उसकी तरफ उछाला। ड्राइवर ने चमकती आंखों से कीमती ब्रेसलेट को देखा और पॉकेट में डाल लिया। मेहरबानी साईं। हाँ। शाह को वो ब्रेसलेट अपने पहलू में किसी जहरीले सांप की मानद लग रहा था। उसे निकालते ही जैसे सुकून सा मिल गया था। वो सीट की पुश्त से टेक लगाए सिगरेट के कश लेते हुए मुसलसल अरूज के बारे में ही सोच रहा था। गाड़ी की दबेज खामोशी में उसकी धीमी सी बड़बड़ाहट गूंजी। डिम्पल गर्ल। दिलबर साईं, कैसे मिजाज हैं आपके? घर आने पर तो आपने पाबंदी लगा दी और खुद 2 दिन से गायब हैं। क्या मैं सारी कस्में और वादे भुला दूं? लहजे में दुनिया भर का प्यार समोए मीर सजावल की आंखों से गुस्सा छलक रहा था। स्काई ब्लू कलर सूट में आंखों पर ग्लासेस चढ़ाए वो सख्त तेवर लिए इस्तफसार कर रहा था। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए घर पर ही थी। आज ही स्कूल जा रही हूँ। जरताज ने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। इधर उधर क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो ना, मीर ने शौकी से कहा। जरताज ने जरा सी निगाह उसके चेहरे पर डाली। मीर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। जानती भी हो, एक दिन ना देखूं तुम्हें तो पागल होने लगता हूं। फिर भी जुल्म करती हो। जरी, तुम बहुत जालिम हो। मैं भी गिन गिन कर बदले लूंगा। वो गुस्सा दबाकर अब मासूम सी शक्ल बनाए शिकवा कर रहा था। साईं, मजबूरी थी, वरना मुझे छुट्टी करने का कोई शौक नहीं। अब मैं जाऊं, देर हो रही है। जरताज ने कहते हुए जाने के लिए कदम बढ़ाए। उसने एक्सेलेटर दबाकर उसका रास्ता रोक लिया। जानता हूं तुम्हें लोर लोर फिरने का बहुत शौक है। शादी हो जाए फिर हवेली से बाहर कदम नहीं रखने दूंगा। बस मेरे दिल में रहोगी।
उसने जरताज की जॉ पर तंज करते हुए दिल पर हाथ रखकर यूं कहा जैसे सच में उसे दिल में ही रखने का इरादा हो। जरताज के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी। शर्म से गुलाबी रुखसार सुर्ख हो गए। गार्ड्स के सामने मीर की खुलेआम आशिकी पर वो शर्म से जमीन में गड़ जाती थी। वो 2 कदम पीछे हो गई और जाने के लिए रास्ता देखने लगी। यार सुनो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, एक खूबसूरत पैकिंग में पैक्ड गिफ्ट, और उसके साथ ही एक सिंपल कागज का पैकेट जरताज की तरफ बढ़ाया। जरताज ने जरा तौक़ुफ़ के बाद हाथ बढ़ाकर थाम लिया और पैकेट्स को देखने लगी। स्वीटी, खोल कर देखो, उसने प्यार भरे लहजे में सिंपल पैकिंग वाले पैकेट की तरफ इशारा किया। जरताज ने पैकेट खोला तो उसमें फ्रेश मोतिये के गजरे थे। उसने खुशगवार हैरत से मीर की तरफ देखा। अब इसे पहनकर दिखाओ। आंखों में शरारत लिए संजीदगी से उसने फरमाइश की। जरताज के चेहरे का रंग उड़ गया। मीर सजावल की इतनी बेखौफी और ऐसी फरमाइशों से उसकी जान पर बन जाती थी। मीर साईं, कोई देख लेगा, प्लीज मैं घर जाकर पहन लूंगी, अभी मुझे जाने दें। वो बेबस सी होकर बोली, हरगिज नहीं, अभी पहन कर दिखाओ, वरना मैं स्कूल में सबके सामने पहनाऊंगा। वो हठधर्मी से जिद्दी लहजे में बोला। जरताज जानती थी अब वो टलने वाला नहीं, और जो कह रहा है वो भी करके दिखाएगा। इसलिए हार मानकर कपकपाते हाथों से जल्दी जल्दी गजरे पहनने लगी। ग्लासेस सर पर चढ़ाए उसके हाथों की कपकपाहट को मीर सजावल बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। जरताज के गोरे गुलाबी नाजुक हाथों में गजरे खूब सज रहे थे। जरताज ने गजरों वाले हाथ उठाकर मीर सजावल की तरफ यूं देखा जैसे कह रही हो, बस खुश। मीर सरशारी से खिलकर मुस्कुराया। उसकी खूबसूरत ब्राउन आंखें जगमगा रही थीं। बहुत खुश, वो बड़बड़ाने के अंदाज में बोला। उसकी नजरें जरताज के हाथों पर ठहर सी गई थीं। मीर ने चाहत छिलकाती नजरों से उसे देखा, फिर हल्की रफ्तार में गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो साइड मिरर में जरताज को देखता हुआ जा रहा था। जरताज ने गाड़ी नजरों से ओझल होते ही गजरे उतारकर पर्स में रख लिए। पूरा दिन उसने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था कि वो डिप्रेस है, हत्ता कि रानिया पर भी नहीं। वो कितनी ही बार उसके पास आई थी, मगर मीर सब्तीन ने उसे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया था। फिर वो मीर सजावल के साथ जमीनों का चक्कर लगाने चला गया। शाम गए इन दोनों की वापसी हुई थी। सबके साथ डिनर करने के बाद जब वो कमरे में पहुंचा तो फिर वो खुद पर काबू नहीं रख सका। दोनों हाथों में सर थामे सोफे पर ढह सा गया। अरूश की शादी के मनाजर इस तरह उसकी नजरों के सामने थे जैसे वो खुद वहां शरीक रहा हो। अरूश, अगर मैं ये मान भी लूं कि मौजम शाह ने तुमसे जबरदस्ती ही शादी की होगी, मगर तुम एक बार मुझसे राब्ता तो कर सकती थी। तुम्हारी ये ला ताल्लुकी तो तुम्हें 100% बेवफा साबित कर रही है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें मौजम शाह में दिलचस्पी थी तो फिर मुझे ख्वाब क्यों दिखाए? क्यों मेरे जज्बातों का मजाक बनाया? मेरे साथ धोखा करके तुम्हें कौन सी तस्कीन मिल गई है? ये सब सवाल उसे निढाल कर रहे थे, मगर अब वो चाह कर भी अरूश से राब्ता नहीं करना चाहता था। अरूश ने उसे बेवफाई की हो, मगर वो उसकी नई जिंदगी में जहर नहीं घोलना चाहता था, न माजी की कहानी दोहराना चाहता था। सोफे की पुश्त से सर टिकाए वो अपने बालों में उंगलियां चलाकर खुद को रिलैक्स करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर बेसकूनी और घुटन बढ़ती ही जा रही थी। मीर सब्तीन ने अपने सफरी बैग से नींद की टैबलेट्स निकाली और 2 टैबलेट लेकर बेड पर लेट गया। उसने फैसला कर लिया था कि अरूश से वाबस्तगी की किताब आज रात ही हमेशा के लिए बंद कर देगा। उसमें ही सबकी बेहतरी थी। इस सोच ने उसे काफी हद तक पुरसकून कर दिया था। हेलो डॉक्टर साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मीर सब्तीन जरा सा दरवाजा खोले सर निकालकर इजाजत तलब कर रहा था। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे गरीब खाने पर। मखदूम शाह अपनी जगह छोड़कर मीर सब्तीन से गले मिला। उसके पीछे रानिया को अंदर आता देखकर सर के इशारे से सलाम किया। यार, तुम्हें तो फुर्सत नहीं मिलती हॉस्पिटल से, हमने सोचा क्यों ना खुद ही चलकर तुमसे मिल लिया जाए। गुड, पिछले कुछ दिनों से मसरूफियत कुछ ज्यादा ही हो गई थी,
तुमसे भी कोई राब्ता नहीं हो सका। वो अरूश और मौज़म की शादी का जिक्र करना नहीं चाहता था, इसलिए वजह साफ छुपा गया। आप लोग कब से यहाँ आए हुए हैं? मखतूम शाह ने सवालिया नजरों से इन दोनों को देखा। इस बार वीकेंड गांव में गुजारने का प्रोग्राम बनाया था। सोचा इस बहाने तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी और तुम्हारा हॉस्पिटल भी देख लूंगा। मीर सब्तीन गोया हुआ। रानिया उसके कैबिन का जायजा लेने में मसरूफ थी। लाइट पिंक कलर के स्टाइलिश ड्रेस में हमेशा की तरह पोनी टेल बनाए वो दिलकश लग रही थी। उसने मीर सब्तीन की मौजूदगी में बहुत एहतियात से रानिया पर नजर डाली थी। यकदम बोल उठी, चलें फिर हॉस्पिटल दिखा दें, पहले बाकी बातें बाद में होंगी। रानिया ने मीर सब्तीन की बात उचक ली थी। मखतूम शाह चेयर छोड़कर उठ गया। एक साथ चलते हुए इन लोगों ने पूरे हॉस्पिटल का दौरा किया। रानिया को इसका हॉस्पिटल बहुत पसंद आया था। डॉक्टर मखतूम शाह, आपका हॉस्पिटल लाजवाब है। बहुत कम वक्त में आपने बहुत मेहनत भी की है और तरक्की भी। वो जब लंदन से आई थी उर्दू कुछ अटक अटक कर बोलती थी, मगर अटकती तो थी मगर अच्छी उर्दू बोल लेती थी। मखतूम शाह को इसका तारीफी अंदाज बहुत पसंद आया। थैंक्स। दरअसल हॉस्पिटल का काम अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है, मगर मरीजों के लिए यहाँ तकरीबन हर तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं। अब किसी भी इमरजेंसी की सूरत में गांव वालों को शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मखतूम शाह भरपूर एतमाद के साथ कह रहा था, गांव वालों के लिए तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम्हारे अंदर खिदमत खल्क का जज्बा काबिले तारीफ है, वरना हमारी जैसी सोसाइटी में इस पेशे को लोग दौलत कमाने का जरिया बना लेते हैं। मीर सब्तीन दिल से उसके जज्बे का मुतार्रफ था। इन्हीं बातों के दौरान वो लोग वापस कैबिन में पहुंच गए। मखतूम शाह ने चाय और रिफ्रेशमेंट ऑर्डर किया था, जिसे मुलाजिम टेबल पर सेट कर रहा था। तीनों ने चेयर संभाल ली। मखतूम शाह, हमारी इस मुलाकात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मेरा मतलब है कि मौज़म शाह तुमसे बाज पुर्स करे। मीर सब्तीन ने खदशा जाहिर किया। प्रॉब्लम तो उन्हें पहले भी हुई थी, मगर मैं अपने मामलात का इख्तियार अपने पास रखता हूँ। दखल अंदाजी करने की तो उनको आदत है, मगर मुझे कोई परवाह नहीं। बल्कि मैं चाहता हूँ हम इस दोस्ती को मजबूत करें। मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, और आप जैसे बिजनेस टाइकॉन से बेहतर मुझे कोई और पार्टनर मिल नहीं सकता। क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगे? मखतूम शाह ने मुस्कुराते हुए मीर सब्तीन की तरफ हाथ बढ़ाया। वाई नॉट, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। यकीनन हम अच्छे दोस्त होने के साथ बेहतरीन बिजनेस पार्टनर भी साबित होंगे। मीर सब्तीन ने बखुशी उसकी ऑफर कबूल की और उसका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। रानिया के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। मखतूम शाह ये सब इसी के लिए तो कर रहा था। वो रानिया को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए राह हमवार कर रहा था। मौज़म शाह रात गए हवेली लौट कर आया था। उसे यकीन था कि अब तक अरूश बेखबर सो चुकी होगी। रूम का दरवाजा खोला तो पहली नजर बेड पर ही गई, जहां अरूश बेतरतीबी से सोई हुई थी। उसका दुपट्टे से बेनियाज दिलकश वजूद नींद में और भी ज्यादा दिलकश लग रहा था। मौज़म शाह धीरे धीरे चलता हुआ बेड के सरहाने पहुंचकर खड़ा हो गया। वो बहकने लगा था, मगर यकदम ही उसने संभल कर नजरें चुरा ली। फिर कुछ सोचते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। शावर लेकर जब वो बाहर निकला, अरूश उसकी तरफ करवट ले चुकी थी। शाह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल बना रहा था। उसकी नजरें बार बार शीशे में नजर आने वाली बेखबर सोई अरूश के वजूद पर भटक रही थी। ब्रश रखकर उसने स्प्रे किया, फिर पलट कर आया और बेड पर बैठ गया। साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट उठाया और सिगरेट सुलगाकर बेड ग्राउंड से टेक लगाए गहरे गहरे कश लेने लगा। यकदम ही उसने उंगलियों में दिए सिगरेट समेत अरूश के गाल को अपने हाथ की पुश्त से सहलाया। गहरी नींद में भी किसी एहसास के तहत अरूश की आंख खुल गई। उसने मुंदी मुंदी आंखों से देखने की कोशिश की तो मौज़म शाह को अपनी तरफ देखता पाकर उसकी नींद भग से उड़ गई। सांस जहां का तहां रह गया।